क्या बना ब्यूटेनोइक एसिड से? CH3 CH2 CH2 COOH, फिर से सोडा लाइम NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, और डायरेक्ट यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए -CO2, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, प्रोपेन बन जाएगा। तो एल्केन, वहाँ पे बेंजीन, तो ये हमको पता होना चाहिए। चलिए, हेलोजिनेशन। ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, RCH2COOH, इसके लिए आपने कोई हेलोजन ले लिया, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, और साथ में रेड फॉस्फोरस ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है? हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये इसको टच नहीं करेगा, और इसमें भी कहाँ जाएगा? जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को, और इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RCHHCOO, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो अब ज़रा सा एक कोई कंपाउंड ले करके ब्रोमीन के साथ बना दिए जल्दी से। अल्फा कार्बन होना ज़रूरी है, तभी होगा ये सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, नाम क्या हो गया? क्या बनाया कंपाउंड आपने? कौन सा लिया?
प्रोपेनोइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, CH3CBr अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड या 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। और अगर मेरे पास ये रिएजेंट ब्रोमीन रेड फास्फोरस मौजूद है और भी, तो फिर ये यूज हो जाएगा और ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन इसको भी रिप्लेस कर देगा। यानी जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देगा तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। Br2 रेड, तो इस बात को लिख लीजिए, दिस रिएक्शन विल stop when all the alpha hydrogen are replaced by halogens। इस रिएक्शन का एक नाम है हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की। वही वाला ज़ेलेंस्की है जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, ठीक है, ज़ेलेंस्की वही है। शॉर्ट में HVZ लिख सकते हैं। ये भी नेम रिएक्शन की उसमें आप ऐड कर लें। चलिए, गुड। अब ज़रा सा एरोमेटिक वाला देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से। जैसे एल्डिहाइड में बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तरीके से बनता है। और हैलाइड, अल्कोहल और एस्टर और एमीन्स, इन सब का एक तरीके से बनता है।
मैं बनाऊं? चलिए सबसे पहले क्या होगा, इधर देखो प्रियम हो गया। सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तीनों, पहले तो नाम लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसलिए ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। और मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एम और एक नेगेटिव एम। तो ये वाले ये शो नहीं करते हैं, ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इधर जाएगा, इसका पाई बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अगर ऐसा किया आपने तो बिल्कुल सही किया है, आप लोग तारीफ के काबिल तारीफ है। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये गया और यहाँ पे डबल गया, ठीक है। और कुछ होगा, है पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मूव कराना है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का मूव जो है कराना, वो ध्यान से है। तो यहाँ कराएंगे तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हट ही गया था हमारा, ये भी हट जाएगा, तो अब बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज तो मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा, पाई इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होने वाला है, यहाँ पे एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये माइनस, यही बना है। नेक्स्ट, अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ बनाना भूलते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब की बार ये पाई बॉन्ड इसी कार्बन पे आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस बार क्या होगा, चलिए बनाते हैं दोबारा। तो जी, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो देखिए इस बार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, कम जो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कैसा डायरेक्टिंग हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लिखने की जरूरत है,
यानी जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने के लिए आएगा, न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि इसमें वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो वो जो पॉजिटिव एम इफेक्ट शो कर रहे थे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर्स, उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा था ऑर्थो और पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जा रहा था। यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उस पर इलेक्ट्रॉन लविंग प्लस चार्ज होता है, तो ये अब कहाँ जाएगा? ऑर्थो पैरा पे तो जाएगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन क्या बचता है? खाली मेटा। तो इसलिए सिर्फ मेटा पोजीशन पर जाएगा। ठीक है ना? हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो कैसा बनेगा? ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया इसका। चलिए, तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। बन गया, आगे चलें। तो सबसे पहले ठीक है, ये हेलोजन, ये लुईस एसिड, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? बन गया। यहाँ पे Cl लग जाएगा प्लस HCl। ठीक है, चलिए। बनाइए, क्या बनेगा? पहले चैप्टर से ये शुरू हुआ है, तो हर चैप्टर में ये सारे रिएक्शन आ रहे हैं। क्या बनेगा? कौन सा ग्रुप लगाना है? NO2, नाइट्रेशन। ठीक है, नाम लिखते जा रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। और इसका नाम 3-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो चाहे मेटा लिखो चाहे 3 लिखो, बात एक ही है।
चलिए, एक और किया था हमने, याद होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, COOH, और यहाँ पे HSO3। सल्फोनिक एसिड, ये जो है सल्फोनिक एसिड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पीरियोडिटी ज़्यादा है। तो अब ये बेंजोइक एसिड नहीं होगा, अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है वो कार्बोक्सिल ही रहेगा। ठीक है, तो 3 कार्बोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बताइए क्या होगा। एक तो ये बात लिख लीजिए, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो जब वीक एसिड होंगे तो पूरी तरीके से वो डिसोसिएट नहीं होंगे। ओके, जब पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होंगे तो क्या बनाएंगे, क्या है ये, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएंगे। और ये प्रोटॉन हो गया आपका। तो कोई आपसे पूछे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, तो जो एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। pH का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो आप देखिए, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस है ना,
और पीएच कम होने का मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका लिख सकते हैं। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। दूसरी चीज, ये जो वैल्यू हम लोग इक्विलिब्रियम की रखते हैं, ये कंसंट्रेशंस की रखते हैं, ये कौन सी वैल्यूज होती हैं? ये जो कंसंट्रेशन है ये हम लोग एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उस वक्त जो कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है वो रखते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ फिर भी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, तो उस वक्त की अगर आपने वैल्यू रख दी तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं देगा, और उससे जो वैल्यू आती है वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से। इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। स्पेलिंग देखिए, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, ये अगर दोनों बराबर हैं, इफ क्यू क्या है? एट एनी अदर कंसंट्रेशन, और के क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मान लिया t इज इक्वल टू 0 टाइम है, तो ये क्या होगा? ये 100% जितना जैसे था वैसे का वैसे ही रहेगा, और इन लोगों की क्या क्वांटिटी होगी? बोलिए। जीरो। जीरो क्योंकि अभी बना ही नहीं, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। ओके, एट टी इज इक्वल टू टी, ये कुछ ब्रेक हो जाएगा, मुझे पता नहीं कितना ब्रेक होता है, लेट 100 में से x ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? ये भी x बन जाएगा, ये भी x बनेगा, क्योंकि जितना ब्रेक होगा उतना ही उतना बनेगा। ठीक है, ये वाली अगर वैल्यू मैंने रखी तो Q आएगा, और अगर T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आ गया
तो 100 मान लिए इक्विलिब्रियम आने पर ये ब्रेक हुआ ए, तो अब ये कितना बनेगा, ये ए बनेगा, ये ए बनेगा। या हम लोग बात कर सकते हैं अल्फा की टर्म्स में, क्योंकि अल्फा हम जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में किया है। तो मान लीजिए हाँ ए ब्रेक होता है तो ए अल्फा ब्रेक हुआ इसमें से, तो ये भी ए अल्फा बनेगा, ये भी ए अल्फा बनेगा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये वाली वैल्यू रखेंगे तो के आएगा, और ये वाली वैल्यू रखेंगे उस फॉर्मूले में तो क्यू आएगा। ठीक है, अब देखिए इफ Q इज इक्वल टू के, देन इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम आ गया है। दूसरा इफ Q इज लेस देन के, तो बताइए क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि Q लेस है ना, तो नीचे वाला फैक्टर बड़ा होगा, ऊपर वाले छोटे होंगे, तभी तो वैल्यू कम आएगी। और नीचे वाले बड़ा होने का मतलब ये अभी ज़्यादा है इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन से, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम आएगा, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो तो भी तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहां से ये पता चलता है कि रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा उल्टा हो जाएगा, इफ Q इज ग्रेटर देन K, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहीं से ये वाले आयंस जो हैं ला करके एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम चाहता है कि मैं अचीव हो जाऊं, तो क्या करेगा, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये कम, तो किधर जाने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ऐसी वैल्यू दी हुई हो तो हम कहेंगे रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड। तो यहां तक कोई नहीं बात समझ में आई हो तो बताइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं के टर्म्स में पीएच देखते हैं। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग एसिड के लिए के ए लिखते हैं। क्या लिख देते हैं, के ए। ठीक है, बेस के लिए के बी लिख देते हैं। तो फिर से लिखते हैं, मान लो ये ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ओके। और इसको आपको कभी ऐसा भी मिल सकता है कि H3O प्लस हाइड्रोनियम है, क्योंकि जो भी हो, एसिड हो, कुछ भी हो, वो होगा तो पानी में ही। ठीक है ना, कुछ ना कुछ पानी होगा, तो आयन जो होता है प्रोटॉन, वो वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ऐसा भी लिखा हो तो आपको इत्मीनान रखना है कि वही चीज़ लिखी हुई। ओके, के का क्या फॉर्मूला आया था, CH3COO नेगेटिव और H3O प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। ये बताइए, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो Ka की वैल्यू क्या होगी,
ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी ज़्यादा हो जाएगी, या एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। पीएच कम हो जाएगा। और एक चीज होती है पीकेए, ये भी कम होगी, क्योंकि जो पीएच में फॉर्मूला लगता है वो पीकेए में लगता है। तो क्योंकि ये चीज तो बच्चे आसानी से अपने आप को कंक्लूड कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट जो है वो इसमें आंसर सही दे देते हैं। लेकिन अगर उसने वैल्यू पीकेए में दे दी तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम एसिडिक होगा, ठीक है ना। और जितनी पीकेए वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि पी के ए इज इक्वल टू